5,000 रुपए के लिए सीने में चाकू मारा, घायल को उसके भाई ने कराया अस्पताल में भर्ती। शोर सुनकर लोगों को आता देख दोनों आरोपी फरार। सीलमपुर विधायक की सजा पर फैसला 24 मई को। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पत्नी के साथ दोषी करार दिया। 2 साल से ज्यादा सजा होने पर जा सकती है विधायकी। एमसीडी कर्मचारियों ने बैठक कर किया हड़ताल का ऐलान। कहा 7 जून को हड़ताल कर रखेंगे अपनी बात। मीटिंग के दौरान की केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी। विश्वासनगर में 18 गटर से हटेगा अतिक्रमण। अगले हफ्ते डीडीए करेगी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। रोड नंबर 57 से विवेक विहार की तरफ रास्ता होगा सुगम। गर्मी की छुट्टियों में रखे बच्चों का ध्यान। बालकनी और छतों पर खेलते वक्त बरते सावधानी। बड़ों की लापरवाही या अनदेखी से हो सकते हैं हादसे। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। ज्योतिनगर के करदमपुरी इलाके में 5,000 रुपए के लिए सीने में चाकू घोंपा है। आपको बता दें कि आरोपी 28 साल के मुकरम के खिलाफ पुलिस हत्या की कोशिश का केस भी दर्ज कर मामले की जांच कर रही। घटना पीड़ित के बड़े भाई अकरम के सामने हुई। अकरम ने पुलिस को बताया कि बुधवार रात करीब 9:30 पर वह घर पहुंचा था तो उसने देखा कि कुछ लोग घर के बाहर खड़े मुकर्रम के साथ में गाली गलौज कर रहे और वे मुकर्रम से भी 5,000 रुपए लौटाने की बात कह रहे हैं, जबकि पीड़ित कह रहा था कि वह उनकी उधारी को रकम लौटा चुका है। जब पीड़ित ने रुपए देने से मना किया तो एक ने उसकी गर्दन और हाथ पकड़े और दूसरे ने उसके सीने पर चाकू घोंप दिया। शोर सुनकर आसपास के लोग आए तो दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। कुछ दिन पहले आरोपियों ने पीड़ित को जान से मारने की धमकी भी दी थी और अकरम अपने घायल भाई को जीटीबी अस्पताल भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा। सीलमपुर से आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान और उसकी पत्नी आसमा को 24 मई को सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि जब तक वो कोर्ट ने फैसला रिजर्व भी रखा हुआ है। कोर्ट ने 2009 में एक स्कूल की प्रिंसिपल रजिया बेगम पर हमला करने के आपराधिक मामले में दोनों को दोषी करार दिया है। विधायक अब्दुल रहमान और उनकी पत्नी आसमा बेगम पर आरोप है कि उन्होंने रजिया को मारा, जान से मारने की धमकी देते हुए अपशब्द कहे और ड्यूटी करने से भी रोका। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 353, 506 और 34 के तहत दोनों को दोषी माना है, जबकि आसमा पर धारा 332 के तहत भी अपराध सिद्ध हुआ है। लगाई गई धाराओं में इन्हें 7 साल तक की सजा भी हो सकती है। अब इस पूरे मामले में कोर्ट 24 मई को सजा सुनाएगी और कोर्ट ने पुलिस से भी मामले की ओर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। आपको बता दें कि अगर 2 साल से भी ज्यादा की सजा होती है तो फिर अब्दुल रहमान की दिल्ली विधानसभा की सदस्यता का खतरा पैदा हो सकता है। बताया जा रहा है कि अब्दुल रहमान और आसमा की बेटी इलाके में स्कूल में पढ़ती है। वह स्कूटी पर स्कूल आती थी, जिसका अनुमति देने से प्रिंसिपल ने मना कर दिया था। प्रिंसिपल ने स्कूटी को सेफ पार्किंग की व्यवस्था करने से भी इनकार कर दिया था। इस पर आसमा ने प्रिंसिपल को थप्पड़ मारा और बाद में अब्दुल रहमान को उनके समर्थक के साथ में स्कूल में प्रवेश किया और प्रिंसिपल को जान से मारने की धमकी भी दी। एमसीडी यूनियन ऑफिस में आज एमसीडी कर्मचारियों ने मीटिंग की और 7 जून को हड़ताल करने की बात कही। उनका कहना है कि केजरीवाल ने कहा था कि जब एमसीडी में उनकी सरकार बन जाएगी और उनका चुना हुआ मेयर कुर्सी पर बैठेगा तो कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, कर्मचारियों की सैलरी भी टाइम पर मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी होता नहीं दिख रहा, इसलिए हम सभी कर्मचारी 7 जून को हड़ताल पर जाएंगे। अपनी बात रखने का अब हमारे पास यही रास्ता बचा है। इस दौरान एमसीडी कर्मचारियों ने केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी भी की। जो मीटिंग का यहाँ आयोजन हो रहा है वो इशू है 25 साल से जो कर्मचारी पक्के नहीं हुए उनको लेकर। जैसे हमारे माननीय सीएम साहब ने हाउस में मुद्दा उठाया था भाजपा को टारगेट बनाकर कि 25 साल हो गए, निगम आपके पास है भाजपा के, ये कर्मचारी पक्के नहीं हो रहे और इन्होंने वादा किया कि हमारी सरकार लाओ, हमें सीएम बनाओ, हमारा मेयर बनाओ, हम सबसे पहले कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे, ठेकेदारी प्रथा बंद करेंगे। लेकिन उसका कहीं भी असर नजर नहीं आ रहा। अब फुल फ्लैक्स उनकी सरकार बन चुकी है, मेयर भी उनका है और सीएम वो खुद हैं। तनख्वाहें अभी भी टाइम पर नहीं आई है। उसके अलावा कच्चों से पक्कों का कोई आश्वासन अपने उन्होंने मेमोरेंडम में नहीं दिया है। जो उन्होंने अभी कहा है, अभी भी 4 महीने होने के बाद
सबसे बड़ा दुख का विषय ये है कि कर्मचारी की सैलरी ही समय पे नहीं आ रही, और इससे बड़ा बरगन मुद्दा क्या होगा। ये सबसे मुख्य मुद्दा है कि हमें सैलरी समय नहीं मिल पा रही। तो और आगे समय बहुत सारी मांग डिमांड है वैसे तो, लेकिन हम जो सैलरी का बर्निंग इशू है उसी पे नहीं मतलब ये सरकार नहीं दे पा रही, तो हम इससे आगे क्या आशा कर सकते हैं इनसे। देखिए, मांगे तो हमारी कम से कम जब से मुख्यमंत्री जी बने हैं हमारे केजरीवाल जी, जब से हमारी मांग डिमांड उनके पास पड़ी हुई है। लिखित में भी काफ़ी दी है, हमने बहुत बार करा है, धरना प्रदर्शन भी करा है, मगर आज तक उन्होंने एक ही आश्वासन दिया कि भाई मेरी सरकार एमसीडी में ले आओ और मैं सब कुछ कर दूंगा। तो आज एमसीडी में उनकी सरकार है और सरकार बने भी 3 महीने तकरीबन हो चुके हैं, मगर अभी भी टाइम से कोई सैलरी नहीं। रोड नंबर 57 और 58 से जोड़ते हुए 60 फुटा रोड विश्वास नगर पर 18 क्वार्टर के पास में जो अतिक्रमण हुआ था उसे हटाने को लेकर 8 साल से कोशिशें हो रही हैं। ये कोशिशें रंग लाई हैं। अब अगले हफ्ते इस अतिक्रमण को हटाया जाएगा। इसके बाद रोड नंबर 57 से विवेक विहार की तरफ रास्ता सुचारू रूप से चलने लगेगा। इससे पेट्रोल और लोगों के समय की भी बचत होगी। इस बारे में एमएलए ओपी शर्मा का कहना है कि जो लोग यहाँ पर अतिक्रमण करके रहते हैं और SC/ST थे, उनके कंपेंशन के तौर पर 35,000 रुपए में कमरे का सेट दे दिया गया था, और जो जनरल कैटेगरी के थे उन्हें 1,29,000 रुपए में एक कमरे का सेट दिया गया था। वैसे तारकोल की सड़क पर किसी भी तरह का अतिक्रमण करने पर सरकार की तरफ से कंपेंशन नहीं दिया जाता है। रोड नंबर 57 को रोड नंबर 58 से क्लियर करना, यानी कि 60 फुटा रोड पे 18 क्वार्टर के पास जो राइट ऑफ वे यानी सड़क के ऊपर जो इंक्रोचमेंट हो गई थी, उस इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए पिछले 8 साल से हम प्रयासरत हैं। आधी इंक्रोचमेंट हट गई, लेकिन किन्हीं कारणों से आधी इंक्रोचमेंट अभी भी है। वो लोग कोर्ट में गए, लेकिन कोर्ट ने उनको रिलीफ नहीं दी, और अब आने वाले हफ्ते में DDA वहाँ एक्शन लेगा और उस इंक्रोचमेंट को हटाएगा। उस इंक्रोचमेंट के हटने से रोड नंबर 57 से जो व्यक्ति विश्वास नगर 60 फुटा रोड पे एंटर करेगा, वो सीधा रोड नंबर 58 विवेक विहार की तरफ जाना उसके लिए सुगम हो जाएगा। लाखों लीटर पेट्रोल, लाखों लीटर डीजल और लाखों मानवीय घंटे उससे बचेंगे, और जितने भी वहाँ रहने वाले लोग हैं उसको उससे एक सुविधा मिलेगी। कि जो लोग रह रहे हैं उनको हमने पहले जो लोग वहाँ थे उनको 35,000 रुपये में SC/ST थे, उनको कंपलसेट किया था 1 रूम सेट, और जो जनरल कैटेगरी के थे 1,29,000 रुपये में DDA ने उनको कंपलसेट किया था। उनको कंपलसेट करना और जो भी कुछ करना, हालांकि राइट ऑफ वे तारकोल की सड़क पे इंक्रोचमेंट करने वाले को कानूनन किसी प्रकार का रिलीफ सरकार नहीं देती है, लेकिन उसके बावजूद मानवीय आधार पे हमने DDA से ये आग्रह किया है कि उन लोगों को विस्थापित करने का प्रयास करने का कष्ट करें। गर्मियों की छुट्टियों का समय है और ऐसे में घरों में बच्चों की धमाचौकड़ी स्वाभाविक है, लेकिन मौज मस्ती के साथ में बच्चों का सुरक्षित रहना भी बेहद जरूरी है। धूप के चलते बच्चे घर से बाहर जाकर नहीं खेल पाते, ऐसे में वे अक्सर घर की बालकनी या फिर छतों का इस्तेमाल करते हैं, पर कई बार बड़ों की गैर मौजूदगी या फिर अनदेखी के चलते बच्चे हादसों का शिकार हो जाते हैं। एम्स के ट्रॉमा सेंटर के एक आकलन से ये बात सामने आई कि हर महीने 10 से 12 बच्चे बालकनी से गिरने के बाद इलाज के लिए एम्स ट्रॉमा सेंटर में पहुंच रहे हैं। कुछ सावधानियां भी बरतकर ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता है। इस मामले में हमारे संवाददाता ने कुछ पेरेंट्स से बात की है। पेरेंट्स का कहना है कि बच्चों को ऐसी रिस्की जगहों पर अकेला ना छोड़ा जाए, बालकनियों में खेलने की जगह ना बनाएं, और साथ ही बालकनी में लगी ग्रिल की ऊंचाई ज्यादा और डिजाइन ऐसी हो कि बच्चे उस पर चढ़ ना पाए। घर में छोटे बच्चे हों तो वहां पर नेट लगा दे ताकि वे उनका शरीर जो है वो बाहर ना निकल पाए। बालकनी में कोई भी फर्नीचर या फिर ऐसी चीज ना रखें जिस पर चढ़कर बच्चे खेलें या फिर बालकनी से झांकें। कोई भी बालकनी हो उसमें जाएगा तो जरूर बच्चा, तो उसका ध्यान रखना चाहिए कि रेलिंग हाइट जो है वो सीलिंग तक कवर्ड होनी चाहिए, ताकि उसमें से बच्चा सिर या वो अपने आप झांक ही ना सके। रेलिंग में से झांक ले लेकिन उसके ऊपर चढ़ ना सके। तो पहला प्रिकॉशन ये उसके लिए कंपलसरी है। 4 मंजिल तो है ही है मैक्सिमम फ्लैट यहाँ पे।
बने हुए 4 मंजिल के बाद बचेगा नहीं बच्चा, इसलिए सीलिंग पे तो बहुत जरूरी है। देखो जी, सबसे पहले तो क्या करना चाहिए, जो ग्रिल बन लगाते हैं बालकोनी में, वहाँ ग्रिल ना लगा के शीशे लगाने चाहिए, जिससे कि हाथ ना जा सके, बच्चा उस पर चढ़ ना सके। उसकी हाइट में गैप नहीं देना चाहिए, जिससे हाथ पकड़ के बच्चा ऊपर तक चला जाए। दूसरी चीज़ ये है कि बाहर जो फर्नीचर पड़ा, ये पड़ा, उसे ना खींचे, क्योंकि जनरली जो बच्चे होते हैं वो 5 साल तक के बच्चों की ही ऐसी स्थिति आती है जो गिरने की स्थिति में आते हैं। तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, सबसे पहले जो लॉक लगाए दरवाजों के, वो ऐसे लगाए कि ऑटो लॉक हो कि बच्चा खुल ना सके। मेरे विचार से तो ये है, जैसे एक सजेशन आया कि हाइट बढ़ाई जाए, ये हाइट बढ़ाना या करना, ये लीगलिटी आ जाएगी, सेंक्शन होनी चाहिए, कॉरपोरेशन ने जो हाइट तय की है वो मेंटेन करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से इसमें ईजीएस्ट वे ये हो सकता है कि बालकनी में पूरी जाली ऐसे ही, मतलब 1 इंच बाई 1 इंच का स्क्वायर की इस तरह की मोटे तार वाली पूरा कवर कर दिया जाए, तो बच्चा बाहर जा नहीं सकता, निकल नहीं सकता और गिर नहीं सकता। मेरे ख्याल से सेफ्टी इसी में ज़्यादा आ जाएगी। जितने भी विहार हैं, यहाँ भी बालकनी बनी है, उनकी साइज जो है कम है। बच्चा जो है कहीं तो मेज़ रखा होता है, कहीं कुर्सी पड़ी होती है, बच्चा उससे भी चढ़ कर कोशिश करता है कि वो झांके दूसरी तरफ। तो सब ज़रूरी है कि आप इसका साइज़ जो है रेलिंग आपको काफ़ी ऊंचा होना चाहिए, ताकि बच्चा वहाँ तक पहुँच जाए और रेलिंग के बीच में गैप ना हो, ताकि वो गर्दन ना निकाल सके। अब इसी तरह सीढ़ियों का भी यही हिसाब है, सीढ़ियों को जो रेलिंग लगी होती है, अगर उसमें गैप छोड़ दिए तो बच्चा सीढ़ियों से गिर जाता है। तो सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो है वो माँ बाप पे आ जाती है कि वो बच्चों को घर के अंदर सुरक्षित रखने के लिए क्या स्टेप उठाएं। ये स्टेप को जहाँ जिससे भी पूछेंगे वो यही कहेगा भाई यही स्टेप है, तो बच्चों को रोक सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। आपको बता दें कि शास्त्री पार्क थाने के एक मामले में भगौड़ा चल रहे इस शख्स को कड़कड़ुमा कोर्ट में सलोनी सिंह की कोर्ट ने भगौड़ा घोषित किया है। सीमापुरी पुलिस ने उसे जीटीबी एनक्लेव जनता फ्लैट से गिरफ्तार किया और भगौड़े आरोपी का नाम संदीप है। इस पूरे मामले में 2 केसों का खुलासा भी हुआ है। बस ड्राइवर की मनमानी से जनता खासकर महिलाएं काफी परेशान रहती हैं। कई बार बस स्टैंड पर महिलाओं को खड़े देखकर बस ड्राइवर बस तक नहीं रोकते हैं या फिर स्टैंड के आगे पीछे बस रोकते हैं, जिससे महिलाएं उस पर चढ़ नहीं पाती। इस मुद्दे पर दिल्ली के सीएम ने भी कार्रवाई करने की बात कही है। इस मामले पर हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने महिलाओं से बात की। महिलाओं ने बताया कि अक्सर ऐसा होता है कि जब बस ड्राइवर बस नहीं रोकते तो आगे चले जाते हैं और ऐसे में बस तो छूटती ही है। बस के पीछे भागने से कई बार हादसे भी होने की संभावना बढ़ जाती है। महिलाएं कई बार शिकायत भी दर्ज कराती हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। कई बार मैंने कंप्लेन की है इसी चीज़ को कि ड्राइवर ने स्टॉप पर बस नहीं रोकी। उसके बाद वहाँ से रिप्लाई वो कंप्लेन कर लेते हैं बस। नहीं, ऐसा नहीं है कि महिलाएं खड़ी हैं, कई बार जेंट्स भी खड़े होते हैं तब भी नहीं रोकता है वो। हाँ, कई बार नहीं रोकते, पर ज़्यादातर रीज़न क्या लगता है पता नहीं, या तो ग्रीन लाइट हो रही होती है, उन्हें जल्दी होती है, इस वजह से मेरे को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि मैं जिस स्टॉप से चढ़ती हूँ वहाँ आधे घंटे तक बस नहीं आती है। तो कई बार अगर एक बस मिस हो जाए तो फिर बहुत देर तक बस नहीं मिलती। बस रोकते ना, हाथ भी बजाते तब भी गाड़ी नहीं रोकते हैं। अच्छा। बदतमीजों की तरह गाड़ी निकाल के ले जाते हैं। एक ही नहीं, कभी तो लगातार ही चली जाती है गाड़ियाँ निकल, जैसे अभी हुआ था। अच्छा। 2 गाड़ियाँ एक साथ निकली हैं। रुके नहीं, चलते चलते ही सवारियाँ चढ़ा रहे थे। वो ये देखते हैं कि लेडीज यहाँ पे ज़्यादा खड़ी है, गाड़ी निकाल लो आगे, जैसे वो अपने घर से किराया देते हो। उनको यही लगता है कि महिलाएं क्यों इतना फ्री में घूम रही है। उन्हें ये नहीं पता कि सारी कामकाजी महिलाएं ऐसे थोड़े कोई घूमने के लिए निकला हुआ है घर से बाहर। कंप्लेंट करनी चाहिए इस चीज़ के लिए, करते भी हैं, लेकिन आगे भी कोई सुनवाई नहीं होती है। क्योंकि 1-2 बार तो हमने खुद करी हुई है कंप्लेंट, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस सुन करेगा कंप्लेंट, वेट करना। देखो अभी कर ही रहे हैं, 20 मिनट हो गए यहाँ बैठे बैठे, अभी तक कोई गाड़ी ही नहीं आई है। एक्सीडेंट का डर लगता है कि लग सकती है किसी और को कुछ हो जाए, अब हमें कुछ हो जाए, अब हमारे को कौन देखेगा। फिर कभी तो रोक लेते हैं, कभी नहीं रोकते। अब अचानक कुछ तो हमारी भी गलती होती है, हम अचानक पहुंच गए उनके सामने, तो वो भी कहां तक ब्रेक लगाएंगे। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अथॉरिटी में जाकर ट्रायल देना काफी अहम है।
ऐसे में कई अथॉरिटीज में अभी भी मैनुअल ट्रायल ही लिया जाता है, जबकि कई अथॉरिटीज में अब ड्राइविंग टेस्ट ऑटोमेटेड हो जाते हैं। इस बारे में हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने विश्वास नगर अथॉरिटी में आने वाले लोगों से बात। लोगों का कहना है कि यहाँ पर पूरा टेस्ट ऑटोमेटिक है, जो काफी अच्छा है। यहाँ जगह जगह कैमरे और सेंसर लगे हैं, इससे किसी गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं रहती है। पहले मैनुअल टेस्ट होने से कोई भी कैसे भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेता था, ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट हर लिहाज से बेहतर है। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का दिया था मैंने, तो वो कैमरे में लगे ट्रैक पे दिया था मैंने। मिलेगा तो, क्योंकि अभी तो नॉर्मल है, मैनुअल ही है। ऑटोमेटिक रहेगा तो फिर कुछ मिल सकता है। अभी तो मैनुअल है, मतलब जो जैसे करते हैं। मैंने तो फर्स्ट टाइम दिया, मुझे ऑटोमेटिक का कुछ पता नहीं है फिलहाल। हाँ, कुछ ना कुछ तो होगा मैम। अब देखो यहाँ पे तो कुछ ना कुछ कुछ नई चीज़ आती है तो उससे कुछ प्रॉफिट तो होते ही है। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों का। गाड़ी के अंदर तो 6 लेवल थे और बाइक के अंदर 2 लेवल थे। एक कार के अंदर पहले था, सबसे पहले 8 बनाना था, रिवर्स 8 और रिवर्स S बनाना था। एक इंक्लाइन का था, पैरेलल पार्किंग था और कौन का था। ऑटोमेटेड ही है। हाँ, इसमें अपना क्या रहता है, जैसे मैंने अप्लाई किया था, आज की डेट मेरे को मिली थी, तो आया यहाँ पे काउंटर पे मैंने अपनी पर्ची दी, तो काउंटर पे मेरा नंबर आया, तब मैंने वहाँ पे गाड़ी में चला के दिखाया उनको। तो वहाँ पे रेड लाइट्स वगैरह सारी उन्होंने बना रखी है, ऑटोमेटिकली उसका बैरियर हटता है, गिरता है, तो उसके अकॉर्डिंगली सेंसर वगैरह भी सारे लगे हुए हैं। तो उन्होंने ये अच्छा किया हुआ है कि उन्होंने येलो मार्क्स लगा रखे, गाड़ी कैसे कैसे चलानी है आपको। तो इसके अलावा जब हम काउंटर पे बैठे तो पूरा वहाँ पे डेमो चल रहा था कि आपको कैसे कैसे राउंड में गाड़ी चलानी है, कैसे कैसे नहीं चलानी है। गलतियाँ होती है लोगों की, कैंसिल भी हुई है। हाँ हाँ, नहीं पहले नहीं दिया, मैंने फर्स्ट टाइम ही दिया। मैनुअल मैंने कभी देखा नहीं कैसा होता है। बेटर है, मतलब ऑटोमेटिक ऑब्वियसली बेटर है। यहाँ पे थोड़ा चांसेस कम रहते हैं कि भाई अगर बंदा गलती करेगा तो गलती कर रहा है, नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा है गलती। फर्श बाजार के भोलानाथ नगर में 45 साल के अब्दुल रहमान को अपनी कजिन को गलत लड़कियों से दूर रहने की सलाह देना भारी पड़ गया। आरोपी ने पीछे से उनकी पीठ से चाकू मार दिया। पीड़ित की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने पीड़ित का बयान भी ले लिया है। हत्या की कोशिश का केस दर्ज कर पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। घटना बुधवार रात 11:30 की है। पीड़ित परिवार के साथ में एक शादी समारोह में गए थे और टॉयलेट के लिए बाहर आए तो पीछे से किसी ने पीठ में चाकू घोंप दिया। 2 दिन पहले ही उनकी कजिन से बहस हुई थी। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने आरोपी को गलत लड़कियों की संगत से दूर रहने की सलाह दी थी। इसी पर आरोपी ने कहा था कि तू मेरे काम में दखल ना दे, नहीं तो जान से मार दूंगा। आरोप है कि इसी बात को लेकर उसने हमला किया। रहमान को उनके बेटे पास के हेडगेवार अस्पताल ले गए। हालत नाजुक होने के चलते उन्हें जीटीबी अस्पताल में रिफर किया गया। कृष्णानगर थाना पुलिस ने बुजुर्ग महिलाओं से ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने एक ऑटो चालक सहित एक लड़की को गिरफ्तार किया। किशोरी को दबोचा गया है। आरोपी की पहचान सोनिया विहार निवासी अतुल शर्मा के रूप में हुई है। पुलिस इनकी तीसरी साथी कृष्णानगर निवासी सिमरन की तलाश कर रही है। जिला पुलिस उपायुक्त रोहित मीणा ने बताया कि 10 मई की सुबह एक बुजुर्ग महिला चक्की से आटा लेने जा रही थी। तभी उनके पास से एक किशोरी और एक बुजुर्ग महिला आई और उनसे कहने लगी कि उसके पास बहुत सारी नकदी है, बदमाश उसका पीछा कर रहे, वे रकम लूट लेंगे। जिसके बाद में किशोरी और महिला ने अपनी बातों में उलझाकर बुजुर्ग को पास ही खड़े एक ऑटो में बैठा लिया और वारदात का डर दिखाकर उनसे उनके सोने के कड़े और अंगूठी एक रुमाल में रखवा लिया। कुछ दूरी पर महिला को उतारा और उनके हाथ में रुमाल थमाकर फरार हो गए। पीड़िता की शिकायत पर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली गई। एक सीसीटीवी के माध्यम से सोनिया विहार से अतुल शर्मा को गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर किशोरी को पकड़ लिया है। अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलने वाली सब्सिडी को कम करने जा रही है। सब्सिडी घटने के बाद में इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतें करीब 15% तक बढ़ सकती हैं। पेट्रोल स्कूटर्स के मुकाबले अब लोग ई स्कूटर्स को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण इनकी रनिंग कास्ट और साथ ही मेंटेनेंस का कम होना है। दाम बढ़ने के मसले पर हमने लोगों से बात की है, तो आम जनता का कहना है कि पेट्रोल तो वैसे ही महंगा है, जिसकी वजह से 2 व्हीलर को खरीद रहे हैं। इसमें पॉल्यूशन भी काफी कम होगा। 2 व्हीलर्स के दाम बढ़ने वाले हैं, जिसमें हमें कोई भी परेशानी नहीं, क्योंकि पेट्रोल तो वैसे ही महंगा है। वहीं दुकानदारों का कहना है कि अगर सब्सिडी की बात की जाए तो पहले 40% के लिए सब्सिडी मिला करती थी और अब इसको घटा 15% कर दिया जाएगा। थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, मगर अब जैसे भी है, पेट्रोल भी तो अब पहले 70 में था, अब 100 में हो गया है। लोगों को आदत पड़ जाती है, तो अब ऐसे ही है। क्योंकि देखो, इलेक्ट्रिक लेने में सुख तो है ना, पेट्रोल पंप जाने की झंझट है, चार्जिंग लगाई, जहाँ मर्जी चले हो। अब इलेक्ट्रिक आगे दौर है ही इलेक्ट्रिक का,
ये तो गवर्नमेंट पहले सपोर्ट कर रही थी इलेक्ट्रिक को बढ़ाने के लिए सब्सिडी का। ये तो पहले ही कस्टमर को जो है प्रिपेयर मतलब हो जाना चाहिए था कि सब्सिडी हटेगी। सब्सिडी का मतलब यही है कि पहले सपोर्ट कर रहे थे इलेक्ट्रिक को, अब जो है इलेक्ट्रिक जिस हिसाब से वाहन जो है अपना रोड में फैल गए हुए हैं तो गवर्नमेंट सब्सिडी कम तो करेगी। जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे अपना इलेक्ट्रिक वाहन वैसे वैसे अपनी सब्सिडी वापस लेती रहेगी। इलेक्ट्रिक जो है लेड एसिड की 50,000 रुपये शुरू हो जाती है जी, और साथ में अब तो 1.5 पौने 2 लाख रुपये तक की गाड़ियाँ हैं और कस्टमर हर तरीके से जा रहा है। कस्टमर पैसे देखता नहीं अब कि क्या खर्चने हैं क्या नहीं, तो वो अपने हिसाब से जो अपनी मन पसंदीदा उसके फीचर हो जो हिसाब से वो ले लेता गाड़ी। ये इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी जो है इस वक्त आगे लॉन्ग रन के लिए अच्छी है। इसमें ना पेट्रोल डलवाने की ज़रूरत पड़ती है, ना कहीं आना ना जाना, मेंटेनेंस फ्री गाड़ी है और एक बार चार्ज की जितना मर्जी सारा दिन घूम के आ सकता है बंदा। अलग अलग मॉडल हैं उसके हिसाब से कोई 100 किलोमीटर भी चलती है, कोई 70 चलती है, कोई 50 भी चलती है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है जी हमारा, हम तो यही यूज़ कर रहे हैं, फिर ऑटो की गाड़ी चला रहे हैं हम। इलेक्ट्रॉनिक वाहन का बहुत ही फ़ायदा है जी। हमने तो जब से इलेक्ट्रॉनिक वाहन यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल का तो हमारे को इतना बचत हुई है कुछ कहने की हद नहीं कि भाई हमारे को पहले हर रोज़ हमारा 200-250 रुपये का पेट्रोल लोकल में ही खर्च हो जाता था। अब हमारे को 1 रुपया भी खर्चना नहीं पड़ता, तो इसका तो बहुत ही फ़ायदा है इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी का। शाहदा डिस्ट्रिक्ट के जगतपुरी पुलिस ने एक ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस नाइट पेट्रोलिंग कर रही थी, तभी पुलिस की नजर आरोपी दिनेश पर पड़ी। जब पुलिस ने उसे रुकने के लिए कहा तो युवक भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर उससे पूछताछ की तो पता चला कि आरोपी दिनेश जिस स्कूटी पर था वो स्कूटी चोरी की थी। पुलिस ने स्कूटी बरामद कर पूछताछ की तो कई केसों का भी खुलासा हुआ है। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर इलाके में 18 साल के शिवनाथ की उसके ही साथ रहने वाले रोहित ने चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी युवक से चाकू बरामद कर ली है। दरअसल सीलमपुर इलाके में रहने वाले शिवनाथ बिहार से दिल्ली 15 दिन पहले ही रोजगार की तलाश में आए थे। इस इलाके में कपड़ा सिलाई की फैक्ट्री में नौकरी भी करने लगे थे। वहीं रोहित और उसके 2 साथियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी रोहित को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी और मृतक एक ही गाँव के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।